जय नारायण बच्चों, आप हिस्ट्री का चैप्टर 3 द दिल्ली सुल्तान्स पढ़ रहे हैं। आपने इससे पहले पढ़ा था दिल्ली सल्तनत में डिफरेंट डायनेस्टीज कौन कौन सी आई। सर्किल ऑफ जस्टिस क्या था, जो तारीख के ऑथर्स होते थे वो रूलर्स को किस तरह से एडवाइस दिया करते थे। आज आप पढ़ेंगे व्हाट मिनहाज सिराज thought about Razia. In 1236, Sultan Iltutmish's daughter Razia became Sultan. The chronicler of the East, Minhaj-e-Siraz, recognized that she was more able and qualified than all her brothers. 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की जो डॉटर थी रजिया सुल्तान, वो सुल्तान बनती है दिल्ली सल्तनत की। और जो मिनहाज सिराज उस समय के जो क्रॉनिकलर थे उन्होंने लिखा कि वो मोर एवेलेबल एंड क्वालिफाइड थी उसके जो ब्रदर्स थे उनसे ज़्यादा। बट ही वॉज नॉट कंफर्टेबल एट हैविंग अ क्वीन एज रूलर, nor were the nobles happy at her attempts to rule independently. लेकिन वहाँ के नॉवेल्स हैप्पी नहीं थे, वो नहीं चाहते थे कि रजिया सुल्तान इंडिपेंडेंटली रूल करें या वो दिल्ली सल्तनत की सुल्तान बने। शी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन इन 1240। 1240 में उनको थ्रोन से रिमूव कर दिया जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ? रजिया सुल्तान जो अपने ब्रदर्स थे उनसे मोर एबल एंड क्वालिफाइड थी, इसके बाद भी नॉवेल्स ये लाइक नहीं करते थे कि उसको दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनाया जाए, क्योंकि उस समय की जो सिचुएशन थी वो चेंज थी, वे ऑफ थिंकिंग चेंज था, मोनार्की थी और डिस्क्रिमिनेशन था मेन एंड वुमेन के बीच में। मिनहाज सिराज थॉट दैट द क्वींस रूल वेंट अगेंस्ट द आइडियल सोशल ऑर्डर क्रिएटेड बाय गॉड, इन विच वुमेन वर सपोज्ड टू बी सबऑर्डिनेट टू मैन। मिनहाज सिराज का कहना था कि जो सोशल ऑर्डर जो रहता है, जो क्रिएटेड बाय गॉड, जिसको गॉड ने क्रिएटेड किया है, अगर वुमेन्स रूल करेगी तो ये उसके अगेंस्ट में है। ही देयरफॉर आस्क्ड इन द रजिस्टर ऑफ गॉड्स क्रिएशन, सिंस हर अकाउंट्स डिड नॉट फॉल अंडर द कॉलम ऑफ मैन, हाउ डिड शी गेन फ्रॉम ऑल ऑफ हर एक्सीलेंट क्वालिटीज। तो यहाँ पर आपको ये समझना कि उस समय जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था, इक्वलिटी नहीं थी। सोशल ऑर्डर क्या था? सोशल ऑर्डर में जैसे बर्थ राइट, प्रिविलेज क्लेम्ड एन अकाउंट ऑफ बर्थ। फॉर एग्जाम्पल, पीपल बिलीव्ड दैट नोबल्स इनहेरिटेड देयर राइट्स टू गवर्न बिकॉज दे वर बॉर्न इन सर्टेन फैमिलीज। उस समय कोई इलेक्शन का सिस्टम नहीं था, बर्थ राइट पर क्लेम रहता था। जो नॉवेल्स होते थे उनकी फैमिली का ही आगे जो सन रहता था या उनकी फैमिली मेंबर जो भी रहता था उसको बनाया जाता था, बर्थ राइट पर क्लेम रहता था। सेकंड, जेंडर डिस्टिंक्शंस, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था। सोशल एंड बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन वुमेन एंड मैन, usually these differences are used to argue that men are superior to women. मैंने आपको अभी एक्सप्लेन भी किया कि पहले जेंडर इक्वलिटी नहीं थी, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था मैन एंड वुमेन के बीच में। फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर, द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। गैरिसन टाउन से दिल्ली सल्तनत का एक्सपेंशन आप पढ़ेंगे। ये मैप में देखिए दिल्ली सल्तनत को दिया गया है कि किस तरह जो एरिया पूरा दिखाया गया है।
In the early 13th century, the control of the Delhi Sultans rarely went beyond heavily fortified towns occupied by garrisons. The sultans seldom controlled the hinterland of the cities and were therefore dependent upon trade, tribute और प्लंडर फॉर सप्लाईज. सुल्तान जो रहता था वो कंट्रोल रखता था जो हिंटरलैंड्स रहती थी सिटीज़ की, और वो डिपेंड रहता था जो ट्रेड होता है, जो ट्रिब्यूट दिए जाते थे या जो प्लंडर्स होते थे. प्लंडर्स मीन्स होती थी अदर जो स्टेट होते थे या जो किंगडम होते थे लूट मार करके जो कलेक्शन किया जाता था उसको प्लंडर बोला जाता था. कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन्स इन डिस्टेंट बंगाल एंड सिंध फ्रॉम दिल्ली वॉज एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट. जो बंगाल एंड सिंध से जो डिफ़िकल्टी आती थी क्योंकि डिस्टेंस रहती थी, एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट था कि कंट्रोल करना दिल्ली से. रिबेलियन वॉर even bad weather could snap fragile communication routes. The state was also challenged by Mongol invasions from Afghanistan and by governors who rebelled at any sign of the Sultan's weakness. रिबेलियन वॉर होते रहते थे, बैड वेदर भी प्रॉब्लम क्रिएट करता था और स्टेट को एक चैलेंज और भी फेस करना पड़ता था कि मंगोल्स इन्वेंजन भी हुए हैं, आक्रमण हुए हैं मंगोल के अफ़गानिस्तान की तरफ से, और जो गवर्नर रहते थे वो भी रिवेल किया करते थे अगर उनको इस तरह का कोई साइन मिल जाता था कि सुल्तान की वीकनेस है. तो इस तरह के चैलेंजेस रहते थे. द सल्तनत बारली सर्वाइव्ड दीज चैलेंजेस, और जो सल्तनत रहती थी उसको इस चैलेंजेस में सरवाइव करना मुश्किल हो जाता था. इट्स एक्सपेंशन अकर्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ गियासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक. तो दिल्ली सल्तनत का जो एक्सपेंशन हुआ उसमें गियासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी एंड मुगलक मोहम्मद तुगलक का रेन आता है. These lands were given to peasants and agriculture was encouraged. जो लैंड्स होती थी वो पेजेंट्स को दी गई थी, एग्रीकल्चर को इनकरेज किया गया था. न्यू फॉरेस्ट्स एंड टाउन्स वर एस्टेब्लिश्ड टू प्रोटेक्ट ट्रेड एंड रूट्स एंड प्रमोट रीजनल ट्रेड. जो न्यू फोर्सेस थे, टाउन्स थे, उनको एस्टेब्लिश किया गया, प्रोटेक्ट किया गया ट्रेड को, और रीजनल जो ट्रेड था उसको प्रमोट भी किया गया. जो ट्रेड करने के लिए रूट्स रहते थे उनको प्रोटेक्ट किया गया. तो अभी आपने पढ़ा था हिंटरलैंड. हिंटरलैंड क्या होती थी? द लैंड एडजस्ट टू अ सिटी और पोर्ट दैट सप्लाइज इट विथ गुड्स एंड सर्विसेज. जो लैंड सिटी के पास में एडजस्ट, सिटी के पास सटी हुई रहती थी और जो सप्लाइज करती थी गुड्स एंड सर्विसेज को, उसको बोलते थे हिंटरलैंड. और हिंटरलैंड पर जो सुल्तान होता था उसका कंट्रोल भी रहता था. गैरिसन टाउन. गैरिसन टाउन क्या रहता था? अ फोर्टिफाइड सेटलमेंट विथ सोल्जर्स, उसको कहते थे गैरिसन टाउन. The second expansion occurred along the external frontier of the Sultanate. एक हिंटरलैंड रहती थी. हिंटरलैंड का एरिया वो एरिया आता था जो दिल्ली सल्तनत या जो भी सिटीज़ का एरिया रहता था उससे एडजस्ट, उससे सटा हुआ एरिया होता था और उस पर कंट्रोल रहता था सुल्तान का. सेकेंड आता था एक्सटर्नल फ्रंटियर. जो एक्सटर्नल फ्रंटियर रहता था उसके लिए एक्सपेंशन करना पड़ता था. तो द सेकेंड एक्सपेंशन अकर्ड अलोंग द एक्सटर्नल फ्रंटियर ऑफ द सल्तनत. मिलिट्री एक्सपेंडिचर इनटू सदर्न इंडिया स्टार्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी and culminated with Muhammad Tughlaq. In their campaigns, Sultanate armies captured elephants, horses,
and slaves and carried away precious metals. तो इसमें एक मिलिट्री अभियान, जिसको हिंदी में बोलेंगे पूरा, एक चलाया जाता था, और जिसमें सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग सबसे पहले किसने की है, वो अलाउद्दीन खिलजी का रेन था। और कल्मिनेटेड मेन, जिसको हाई उस पर पहुँचना, जिसको हिंदी में बोलते चरम उस पर पहुँच जाना, वो मोहम्मद तुगलक का टाइम था। सुल्तान जो रहते थे वो कैप्चर करते थे, और उनका मेन पर्पज ये रहता था अपनी सल्तनत का एक्सपेंशन करना। तो सल्तनत एक्सपेंशन के लिए सबसे पहले साउथ इंडिया की तरफ कौन जाता है, अलाउद्दीन खिलजी। और ये एक्सपेंशन जब सबसे ज़्यादा कब होता है, वो उस टाइम वो रेन रहता है, वो ड्यूरेशन किसका रहता है, वो किसके पीरियड की बात रहती है, वो मोहम्मद तुगलक। By the end of Muhammad Tughlaq's reign, 150 years after somewhat humble beginnings, the armies of the Delhi Sultanate had marched across a large part of the subcontinent. मैंने अभी आपको एक्सप्लेन भी किया था कि कल्मिनेटेड मीन्स पराकाष्ठा, सबसे ज़्यादा जो पहुंच जाता है तो वो किसके टाइम पर पहुंचता है, मोहम्मद तुगलक के टाइम पर। They had defeated rival armies and seized cities. The Sultanate collected taxes from the peasantry and dispensed justice in its realm. जो सल्तनत रहती थी उसने पीजेंट्री से क्या कलेक्ट किए, टैक्सेस कलेक्ट किए, और जो जस्टिस रहता था, जस्टिस इन द रीम, उनके क्षेत्र में, उसको कहीं ना कहीं डिस्पेंस हुआ। डिस्पेंस मीन्स होता समाप्त हो जाना। बट हाउ कंप्लीट and effective was its control over such a vast territory. लेकिन जो टेरिटरी जो एक्सपेंशन किया था, तो मोहम्मद तुगलक के टाइम पर एक ये चैलेंज था कि इस वास्ट टेरिटरी का कैसे कंट्रोल किया जाए। ये अपने आप में एक चैलेंज था। तो बच्चों, आपका ये टॉपिक आज कंप्लीट होता है। थैंक यू।